आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। मैंने कई बार कहा है कि जो मेरी ये क्लासेज हैं वो पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष में जो बच्चे यूजीसी नेट में बैठ रहे हैं हिस्ट्री को लेकर, उनके लिए क्लास मेरी रामबाण है। मैंने कई बार कहा है कि मेरी क्वेश्चन के साथ साथ मेरे जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैं आप लोगों को बताता रहता हूं, उसको गौर से सुना करें, नोट किया करें। और इस तरह से क्लासेस हम लोगों की कंटिन्यूस चल रही हैं। बस आप लोगों का एक ही काम है कि जो भी आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो भी कहीं ग्रुप है आपके प्रतियोगी परीक्षा से लेकर, उन सभी ग्रुप में इस इवेंट को जरूर डालिए। जो बच्चे बीपीएससी 4.0 को दे रहे हैं, जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए, या जो स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहीं से अपने सेशन को शुरू करते हैं और आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और ग्रुप में कहीं ना कहीं इसको शेयर भी करेंगे। चलिए, यहां से हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। और यह कह रहा है, अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए तो यह कह रहा है कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ है। तो कांग्रेस में पहला विभाजन, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है और आता भी रहता है। तो यहां आप लोग बड़े आसानी से बता देंगे कि सर 1907 में। लेकिन इस विभाजन के पीछे की कहानी क्या है? अगर आप देखते हैं कि जब बंगाल का विभाजन हो जाएगा, जब बंगाल का यहां विभाजन हो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो बंगाल विभाजन में क्या पा रहे हैं आप कि यहां से एक तरह से भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप पैदा हो रहे हैं। एक जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लोगों का है, एक किसका है? तो ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जिनको हम उग्रवादी कहते हैं, और दूसरे मॉडरेट लोगों का है जिनको हम उदारवादी कहते हैं। तो अब ये एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं, जो ये उग्रवादी लोग हैं, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के पश्चात क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं संघर्ष। संघर्ष किस प्रकार का? अहिंसक संघर्ष। अहिंसक संघर्ष किस प्रकार का? अब हम अनुनय विनय नहीं करेंगे, अब हम स्ट्राइक करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी को प्रमोट करेंगे। जबकि ये लोग अभी भी उदारवादी विचारधारा के लोग कहीं ना कहीं कुछ बातों में सहमत हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल से, लेकिन फिर भी इनमें एक मतभेद एक विषय को लेकर आ गया। मैंने बंगाल विभाजन आपको पढ़ाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जहां तक बहिष्कार के मुद्दे की बात है, इन दोनों में यह मतभेद खड़ा हो गया कि यह कह रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी बहिष्कार चलना चाहिए, जबकि उदारवादी कह रहे हैं नहीं, बंगाल के अंदर चलना चाहिए, बंगाल के बाहर नहीं चलेगा। और इस बात को लेकर इतना ज्यादा मतभेद पैदा हो जाता है कि 1905 में, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1905 में जिसकी अध्यक्षता बनारस अधिवेशन है, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता, एक एक चीज मैं लिख रहा हूं तब जाकर समझ में आएगा, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोखले ही कर रहे हैं। और यहां पर बंगाल विभाजन की निंदा भी की गई और स्वशासन की बात भी की गई, स्वदेशी की बात भी की गई। यानी यहां पर बंगाल विभाजन की निंदा भी की जाती है और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी किया गया, लेकिन यह स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहना चाहिए, यहां पर यह कहा गया। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में जो मतभेद बढ़ने लग जाते हैं, उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में, जिनको हम गर्मपंथी या नरमपंथी भी कहते हैं, तो 1906 में ये मतभेद और खुलकर सामने आ गए। और 1906 में कुल मिला के मतभेद के दो मुद्दे थे। पहला मुद्दा था कि उग्रवादी यह कह रहे थे, इस ग्रुप के लोग, कि हमारा अध्यक्ष बनना चाहिए। लाला लाजपत राय या तिलक को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, लेकिन ये लोग चाहते थे कि कांग्रेस की कमान इनके हाथ में नहीं आए। तो अंततः जब विवाद गहरा हो जाता है तो उसके पश्चात 1906 में एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया जिसका नाम था दादा भाई नौरोजी, जिसको सभी लोग सम्मान किया करते थे। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता, बहुत से नाम हैं, इन्हें भारत की आशा भी कहते हैं, भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं, ऐसे तमाम, भारत के धन निष्कासन का प्रतिपादक भी कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी, तो यहां तो मामला टल गया, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, उग्रवादियों की बात को सुनने के बाद यहां 4 प्रस्ताव पारित होते हैं। स्वराज का पारित होता है, स्वदेशी का प्रस्ताव भी पारित हो गया, बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित हो गया, और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव भी पारित हो जाता है। यानी 4 प्रस्ताव यहां पारित होते, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 प्रस्ताव पारित हो गए।
अब मुद्दा फिर कहां बिगड़ेगा, जब 1907 का कुल मिला के सूरत सेशन आएगा, यानी सूरत वाला जो 1907 में आएगा। तो अब यहां ध्यान रखिएगा उदारवादी लोग क्या बदमाशी कर रहे हैं। ये अधिवेशन सही मायने में होना था नागपुर में। कहां होना था? नागपुर में। और उस समय नागपुर जो आता था वो मध्य प्रांत में आता था, मध्य प्रांत में। और जो ये सूरत आता है, ये जो सूरत है ये बंबई प्रांत में आता है। बंबई प्रांत, उस समय बंबई प्रांत हुआ करता था। इस बंबई प्रांत में शुरुआत में ध्यान रखिएगा 3 प्रांत हुआ करते थे, सिंध, महाराष्ट्र और गुजरात। बाद में सिंध अलग प्रांत बना 1935 में, लेकिन अभी जो है सिंध, महाराष्ट्र और गुजरात ये बंबई प्रांत में आते थे। यानी सूरत भी बंबई प्रांत का हिस्सा है। ठीक है, ये जो नागपुर है ये मध्य प्रांत में आया करता था। तो ये जो अधिवेशन 1907 का है ये सूरत में नहीं होना था, ये नागपुर में होना था। और नागपुर चूंकि मध्य प्रांत में आता था, इसीलिए यहां पर तिलक या लाला लाजपत राय अध्यक्ष बन सकते थे। तिलक अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं बनने दिया गया। क्यों? क्योंकि उदारवादियों ने इस अधिवेशन को कहां लेकर चले गए? इस अधिवेशन को बंबई प्रांत में, सूरत में लेकर चले गए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस के संविधान में लिखा हुआ है कि जिस प्रांत में अधिवेशन होगा उस प्रांत का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। चूंकि तिलक बंबई प्रांत से आते थे और यह अधिवेशन बंबई प्रांत में हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो अध्यक्ष नहीं बन सकते थे। तो ये तिलक की तो पत्ती काट दी जाती है, यानी नागपुर के अधिवेशन को यहां ले जाया गया, यानी तिलक की पत्ती काट दी गई। लेकिन यहां पर सूरत में एक व्यक्ति बन सकता है और वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय तो बन ही सकते थे क्योंकि वो पंजाब से आते थे, तो वो तो बन सकते थे। तिलक ने कहा कोई बात नहीं, आप लाला जी को बना दीजिए। यानी अध्यक्ष को लेकर पुनः नरम दल और गरम दल के बीच में कहीं कहीं विवाद हो गया, लेकिन इस बार सलट नहीं पा रहा था। फिर भी गरम दल के लोगों ने सैक्रिफाइस किया और उदारवादी विचारधारा के जो अध्यक्ष थे, उदारवादी विचारधारा से जो आते थे, उनका नाम था रास बिहारी घोष। बोस मत लगा देना, बोस तो क्रांतिकारी थे। रास बिहारी घोष को इस 1907 का अध्यक्ष बना गया। ये उदारवादियों की मंशा थी। 1907 में ध्यान रख लेना, इस सूरत अधिवेशन में कहीं ना कहीं 1907 के सूरत अधिवेशन में स्वागत समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो पंडित मदन मोहन मालवीय को भी बनाया गया। ये क्वेश्चन आता है, मदन मोहन मालवीय को स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सुनते जाइएगा, स्वागत समिति का अध्यक्ष। तो ये स्वागत समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है सर, अब ये आगे बढ़ जाइए। अब इसी समय फिर घटना क्या होने जा रही है कि जब इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम अपना नाम वापस ले रहे हैं, एक तरह से सेशन को चलने दो, तो रास बिहारी घोष जो है एक तरह से उदारवादी विचारधारा है, उनके कुलना के कहने की व्यक्ति अध्यक्ष बन गए। ये बन गए अध्यक्ष। स्वागत समिति के जो अध्यक्ष हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, ये भी उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। लेकिन मामला बिगड़ कहां रहा है? तिलक ने कहा कि 1906 में जो ये 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, इसको 1907 के सूरत अधिवेशन में पुनः पारित किया जाए। उदारवादियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। स्वागत समिति के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय के पास उठकर स्वयं तिलक गए और तिलक ने यह कहा कि भाई ठीक है हम अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन हमें अपना विचार तो रखने के लिए मंच पर जगह दी जानी चाहिए, हम अपनी बात तो रख सकें। इस पर पंडित मदन मोहन मालवीय ने तिलक की बात को अस्वीकार कर दिया। यहां से हंगामा होता है और इस प्रकार से जब हंगामा होता है तो वहां भाई सभी के कुलना के कहने के लोग बैठे हुए थे। सबसे बड़ी बात, इस अधिवेशन को सूरत में ले जाने का उद्देश्य भी यही था कि यहां उदारवादियों का प्रभाव है, ये उदारवादियों का प्रभाव था। और यहां नागपुर में उग्रवादियों का प्रभाव है, यहां उग्रवादियों का प्रभाव है, इसीलिए इसको सूरत में और जानबूझकर ले जाया गया। और जब सामने भीड़ जो थी जिसमें उदारवादियों के समर्थक भी थे, उग्रवादियों के समर्थक भी थे, तो जब ये उग्रवादियों के समर्थक ये देख रहे हैं कि तिलक को बोलने तक का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं से किसी ने जूता चला दिया। और वह जूता इतना तेज चलता है कि कहीं न कहीं मदन मोहन मालवीय को लगने के पश्चात तो फिरोज शाह मेहता के ऊपर उछलकर चला जाता है, गोखले के ऊपर कुलना के लग जाता है। और इस तरीके से पूरी की पूरी सभा में भगदड़ मच जाती है
और भगदड़ मचने के पश्चात गोखले और फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो तिलक ने यह सब कारनामा कराया है, इसीलिए जब तक उग्रवादी लोग इस सभा में रहेंगे हम लोग इस सभा में नहीं रहेंगे, यानी कांग्रेस के अंदर नहीं रहेंगे। और इस तरह से वहीं से कांग्रेस के अंदर पहला विभाजन जो हो रहा है वो 1907 में सूरत में हो रहा है। हालांकि तिलक ने सभी आरोपों को अपने ऊपर ले लिया, माफी भी मांग ली, लेकिन उदारवादी नहीं माने और कांग्रेस के अंदर विभाजन हो जाता है। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा कांग्रेस के सूरत अधिवेशन को किस अंग्रेज ने कवर किया था, तो उसका नाम था H.W. नेविंसन। यहां पर हिंदुस्तान का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो कहता है सूरत में कांग्रेस की फूट, सूरत में कांग्रेस की फूट हमारी बहुत बड़ी विजय है, हमारी बहुत बड़ी जीत है। किसने कहा? बहुत बड़ी जीत है, यानी सूरत में कांग्रेस की फूट हमारी बहुत बड़ी जीत है। यह बात कौन कह रहा है? यह बात लॉर्ड मिंटो, उस समय हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल है, वह कह रहा है। तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न बनेंगे तो यहां 1907 डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है बच्चे? और आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी ब्रिटिश सिपाहियों द्वारा मुठभेड़ में मारा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुठभेड़ में कौन मारा गया, जल्दी से बता दीजिए। तो यहां पर भगत सिंह तो नहीं है, क्योंकि भगत सिंह किसके मेंबर थे? HSRA। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये HSRA के मेंबर हैं। और लाहौर कॉन्स्पिरेसी में, षड्यंत्र में इन लोगों का हाथ है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद भी लाहौर कॉन्स्पिरेसी में थे, लेकिन इन लोगों को फांसी लगी थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को। ठीक है ना? भगत सिंह ने नौजवान सभा का भी गठन किया है, नौजवान सभा का भी गठन किया है। इन्होंने एक किताब भी ली है भगत सिंह ने, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये इस तरह से इनकी एक किताब भी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक एक चीज को लेकर बात करते हैं। हाँ, H.W. नेविंसन बिल्कुल सही है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, भगत सिंह प्लस बटुकेश्वर दत्त ने ये क्वेश्चन आते हैं। गिरफ्तारी कब हुई है? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो जो केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया वो क्यों फेंका गया है? तो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में कहीं ना कहीं इस प्रकार से ये बम फेंका गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सुखदेव, अब चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद, ये चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो ये HRA के भी मेंबर थे। HRA जो 1924 में गठन हो रहा है, 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, इन सभी लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। तो ये चंद्रशेखर आजाद HRA के भी मेंबर हैं। और जब काकोरी कॉन्स्पिरेसी होती है, ध्यान रखना, HRA ने कौन सी किया था? काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन में भी थे, यानी चंद्रशेखर आजाद HRA के मेंबर होते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में भी रहे हैं। ये ध्यान रखना, 9 अगस्त 1925 को जो लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाना लूटने का प्रयास किया गया था, उसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे। जब काकोरी ट्रेन एक्शन में कई लोगों को, 4 लोगों को फांसी होती है, तो उसके बाद चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में
HSRA का गठन करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके मेंबर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह सभी लोग थे, वो HSRA का गठन करते हैं। कौन? चंद्रशेखर आजाद। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो HSRA से भी ये जुड़े हुए थे, ये कहीं न कहीं काकोरी ट्रेन एक्शन से भी जुड़े हुए हैं। ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये लाहौर षड्यंत्र से भी जुड़े थे, लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें षड्यंत्र केस से भी जुड़े हैं। ये ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन बताएं, ये मैनपुरी डकैती से भी जुड़े हुए हैं। मैनपुरी डकैती यानी पहले क्रांतिकारी लोग क्या करते थे कि जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हुआ करते थे, उनके यहां डकैती डालकर एक प्रकार से सोना रुपया लूटकर अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किया करते थे। बाद में इन लोगों को लगा कि इससे तो हम लोग और बदनाम हो जाएंगे, लेकिन मैनपुरी में जो डकैती डली थी उसमें भी चंद्रशेखर आजाद थे। अब सुनना, चंद्रशेखर आजाद एक तरह से गुप्त रूप से छद्म वेश में रहा करते थे, छद्म वेश में रहा करते थे। अब यहां पर थोड़ी सी बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 63 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात, 63 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 64वें दिन जब एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, जतिन दास, की लाहौर जेल में डेथ हो जाती है, तो अंततः वहां से एक ट्रेन का डिब्बा बुक किया जाता है। इन लोगों ने ही अपना पैसा इकट्ठा किया, पंजाब के लोगों ने इकट्ठा किया है, और अंततः लाहौर से जतिन दास के कुलना के शव को कलकत्ता तक पहुंचाया जाता है। इसमें एक महिला का बहुत बड़ा रोल है, जिनके पति भी कुलना के कहीं न कहीं रावी के तट पर बम बनाते हुए शहीद हो गए, जिनका नाम क्या था, जल्दी से बताइए। तो भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा की जो पत्नी है दुर्गावती बोहरा, इस प्रकार से उस बॉडी को लेकर कुलना के ट्रेन में रखवाती हैं, पैसा खर्च करती हैं और वो कलकत्ता तक लेकर आती हैं। बीच रास्ते में जितने भी क्रांतिकारी थे वो भेष बदल बदल कर जतिन दास के कुलना के शव को एक प्रकार से प्रणाम करने के लिए आते थे। इसी सिलसिले में आपको बताना चाहता हूं कि मथुरा से जब ट्रेन क्रॉस करती है तो इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद और कहीं न कहीं भगवती चरण बोहरा, ये दोनों लोग छद्म वेश में हैं। दुर्गावती बोहरा जान गई कि कुलना के दोनों लोग आ चुके हैं और इस प्रकार से कुलना के उनके जतिन दास के पैर को छूते हैं। कुछ देर बैठे रहे और अगले स्टेशन पर आते आते ट्रेन रुकी तो वो निकल गए। तो यहां पर थोड़ा सा देखिए, मैं एक बात बताऊं ना, इन लोगों का इतिहास पढ़ना और पढ़ाना भगवान की आरती से भी ज्यादा है। तुम भगवान का नाम लो चाहे नहीं लो, इनका नाम लोगे तो तर जाओगे। क्यों तर जाओगे? क्योंकि इन लोगों की वजह से ही IN यादव पढ़ा रहा है और आप लोग पढ़ रहे हो। मैं नहीं जानता हूं कि राम थे कि नहीं थे, कृष्ण थे कि नहीं थे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये लोग थे और इनकी वजह से हम यहां पर हैं, ये मुझे मालूम है, बाकी मुझे नहीं मालूम है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद, अब देखिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये कहां पर है? तो लाहौर जेल में बंद है। कहां पर है? लाहौर जेल में ये बंद हैं और इनको छुटाने के लिए चंद्रशेखर आजाद बहुत प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह से छूट जाएं। अंततः कुलना के कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने के लिए गए। कौन? चंद्रशेखर आजाद। और गणेश शंकर विद्यार्थी से जब मिलने के लिए जाते हैं, वही वेश बदल कर जाते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी से कहा कि दादा यह बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इन तीनों को कैसे छुटाऊं, आप कोई सुझाव दीजिए। तब चंद्रशेखर आजाद से कहीं ना कहीं, चंद्रशेखर आजाद थोड़ा अक्खड़ टाइप के व्यक्ति थे, चंद्रशेखर आजाद से गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि तुम्हें अपना स्वाभिमान थोड़ा सा कलना के झुकाना होगा, हो सकता है बात बन जाए। चंद्रशेखर ने कहा इन तीनों को बचाने के लिए मैं एक बार नहीं 1000 बार अपने स्वाभिमान को बेच दूंगा। ये था प्रेम क्रांतिकारियों में। और इस तरह से चंद्रशेखर आजाद को कहा गया कि एक बार जवाहरलाल नेहरू से इलाहाबाद में जाइए, क्योंकि मैं आप कह सकते हैं कि इनकी मौत खींच कर ले जा रही है। गणेश शंकर विद्यार्थी तो बेचारे अच्छे के लिए कह रहे थे कि आप इलाहाबाद में आनंद भवन में एक प्रकार से जवाहर से मिलिए, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। बेचारे अपने स्वाभिमान को गिरवी करते हुए साइकिल लेकर इस तरीके से वहां आनंद भवन पहुंचे।
जब मालूम पड़ा कि नेहरू को कि ये आए हुए हैं, अंततः नेहरू शुरू में मिल नहीं रहे थे, बाद में चंद्रशेखर आजाद ने जिद किया तो उनको मिलना पड़ा। मिलने के पश्चात वो कमला के अपशब्द बोलने लग गए नेहरू और कहा कि यहां क्यों आए हो। इस पर चंद्रशेखर आजाद भड़क जाते हैं और इस प्रकार से कुछ बातें कही हुई। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद वापस आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको एक और बताऊं, जिस दिन यह घटना हुई है 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। इसी दिन ये गए हैं। जो झूठ बोलते हैं लोग बाग, या झूठ लिखते हैं कि 2 दिन पहले गए, 2 दिन बाद गए, झूठ बोलते हैं। 27 को ही चंद्रशेखर आजाद आनंद भवन गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो सुबह सुबह गए, उसके बाद वो कहीं नहीं गए, आनंद भवन से आते हैं, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर अपने साथी क्रांतिकारी से विचार विमर्श कर रहे थे। उतने में एक और गद्दार कुलना के, उस गद्दार का नाम है जिसको वीरभद्र तिवारी, क्या नाम है, वीरभद्र तिवारी। ये वीरभद्र तिवारी इनकी रैकी कर रहा था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वीरभद्र तिवारी इनकी रैकी करता है। चंद्रशेखर आजाद ने देख लिया कि वीरभद्र तिवारी कोलमा के क्यों घूम रहा है। उन्होंने अपने साथी क्रांतिकारी से बोला भी, सुखदेव राज से, कि ये क्यों यहां पर घूम रहा है। चंद्रशेखर आजाद वहां उठकर थोड़ा सा छुप गए, लेकिन हकीकत यह थी कि वीरभद्र तिवारी इनको देख गया था और देखने के बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के पश्चात उसी दिन की बात है जिस दिन ये नेहरू से मिलकर आए थे, वहीं से कुलना की बात बिगड़ रही है। कैसे क्या हुआ वो तो इतिहास कुलना के जब खंगाला जाएगा ढंग से तो कुलना के सब पर्दा जो है खुलेगा। लेकिन यहां पर यह होता है कि उसी दिन की घटना है। वीरभद्र तिवारी रैकी कर देता है, पुलिस घेर लेती है, फायरिंग होती है। चाहते तो चंद्रशेखर आजाद बच सकते थे, लेकिन अपने साथी क्रांतिकारी सुखदेव राज को बचाने के लिए वो कहते हैं कि मैं कवर दे रहा हूं, तू भाग जा, कुलना के तेरा जिंदा रहना जरूरी है। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं अंग्रेजों से आमना सामना करते हुए जब एक गोली बची थी तो कहीं ना कहीं आजाद ने कहा था कि आजाद आया भी आजाद था और जाएगा भी आजाद। और उसी गोली से कुलना के अपने जीवन को समाप्त करके मां भारती का यह महान सपूत इस देश की आजादी में अपना सबसे बड़ा रोल अदा करके कुलना के दुनिया से चला गया। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से जो है यहां पर चंद्रशेखर आजाद का नाम आएगा। बाकी तीनों को फांसी दी गई है। यहां पर आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीयता के उद्भव में सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका किस वर्ग ने निभाई है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारण तो बहुत से हैं। अगर देखा जाए तो भारत में राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि कुलना के राष्ट्रीय चेतना में, इस पर मैंने वीडियो बना भी दिया है, आप लोग देखा करें, मेरे पुराने वीडियो थ्योरी के डले हैं। कुलना के कहीं कहीं अंग्रेजों में जो एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से ब्रिटिश सरकार का या यूरोपियंस का जातीय दंभ, यानी एक प्रकार से प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारण तो यूरोपियों का जातीय दंभ यानी जातीय अहंकार इनका बहुत ज्यादा है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम कुलना की एजुकेटेड हैं, हम इस प्रकार से प्रजाति आधार पर भी श्रेष्ठ हैं। ये भी थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, धार्मिक सामाजिक जो सुधार आंदोलन जो कुलना के राजा राम मोहन राय, विवेकानंद इनके नेतृत्व में हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोल है। भारतीय अतीत ये लिखते जाइएगा, भारतीय अतीत के गौरव की पुनः स्थापना। तो भारतीय अतीत के गौरव की पुनः स्थापना, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीयों के अतीत के गौरव को पुनः याद कराया गया कि यार तुम क्या थे और तुम क्या हो गए हो। भारत का आर्थिक शोषण, तो इस तरह से भारत का आर्थिक शोषण भी, जिसके कारण से भारत का हर वर्ग आर्थिक शोषण, भारत का हर वर्ग बदहाल और बेहाल हो गया। पांचवा क्या है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। तो ये पाश्चात्य जो शिक्षा है इसका भी प्रभाव हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, जिसके कारण से लोग अब दुनिया के इतिहास को पढ़ने लगे, समानता को, स्वतंत्रता को समझने लग गए और उस प्रकार का वातावरण वो भारत में भी लाने के लिए प्रयास करने लगे। इसी प्रकार से भारत का राजनीतिक, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, देख लीजिएगा, भारत का राजनीतिक
भारत का राजनीतिक वह प्रशासनिक एकीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण अंग्रेजों ने जब किया तो अपने लाभ के लिए किया है, लेकिन उसके पश्चात भारत के लोगों में एक हम की भावना जागृत हुई और उसी हम की भावना ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को पैदा किया है। इसी प्रकार से समाचार पत्रों की भूमिका, यानी अंग्रेजों की नीतियों, समाचार पत्रों की भूमिका, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाचार पत्र अंग्रेजों के जितनी भी गलत नीतियां थी उसकी बात किया करते थे, लोगों को जगाया करते थे। इसी प्रकार से परिवहन संचार, परिवहन व संचार साधनों का विकास, इसके कारण से भी कहीं न कहीं भारत के लोग अब आपस में जुड़कर संघ और संगठन का निर्माण कर रहे हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। स्वयं जब कुलना के रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो एक तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भारत में यह आधुनिक, यानी भारत में यह आधुनिकता का कुलना के अग्रदूत साबित होगी, यानी लोग आपस में जुड़कर संगठन बना रहे हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो लॉर्ड लिटन की जो नीतियां थी, मैं कई बार कहता हूं कि लॉर्ड लिटन की नीतियों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उत्प्रेरक का काम किया। इल्बर्ट बिल विवाद आप जानते ही हैं, इल्बर्ट बिल विवाद जिसमें कुलना के न्यायिक आधार पर भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसके पश्चात अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन की नीति, इस तरह से अब अगर देखा जाए तो इन सभी कारणों ने मिलकर इस तरीके से भारत में राष्ट्रीय चेतना के उद्भव में बहुत बड़ा रोल अदा किया। लेकिन यह कर रहा है कि किस वर्ग का, तो इसमें निश्चित रूप से शिक्षित वर्ग का, क्योंकि शिक्षित वर्ग जब पाश्चात्य शिक्षा से जुड़ता है और पाश्चात्य शिक्षा को जब प्राप्त करता है तो फिर वो दुनिया के कुलना के इतिहास को पढ़ता है, वो कुलना के रूसो को पढ़ रहा है और रूसो नैसर्गिक अधिकारों की बात करता है, मानव अधिकारों की बात करता है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखकर मनुष्य को जगाने की बात करता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो कुलना के कहीं न कहीं ये बेंथम को पढ़ रहे हैं, ये गैरिबाल्डी को पढ़ रहे हैं, मेजनी को पढ़ रहे हैं, ये वॉल्टेयर को पढ़ रहे हैं, ये मॉन्टेस्क्यू को पढ़ रहे हैं। तो दुनिया के लोगों को पढ़ने के पश्चात इनके मन में एक भाव पैदा हुआ कि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी समानता चाहिए। और इस तरह से पाश्चात्य शिक्षित वर्ग, जिसको अंग्रेज एक प्रकार से क्लर्क बनाकर रखना चाहते थे, वो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व कर रहा है। तो ये शिक्षित वर्ग ने निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व दिया और राष्ट्रीयता के उद्भव में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो डी ऑप्शन सही होगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए तो यंग इंडिया के संपादक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यंग इंडिया, ध्यान रख लेना, यहां पर यंग इंडिया पेपर भी है और यंग इंडिया किताब भी है। ये यंग इंडिया एक किताब भी है और इस किताब को जो लिखा है वो लाला लाजपत राय ने लिखा है, लाजपत राय ने। इसी किताब में उन्होंने कांग्रेस के सेफ्टी बॉल्व के सिद्धांत को दिया है। कांग्रेस के सेफ्टी बॉल्व का जो सिद्धांत है वो कुलना के तिलक ने अपनी किताब यंग इंडिया में ही दिया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तो इस तरह से कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है बच्चे, देखिए देखिए यहां पर लाला लाजपत राय की कुछ किताब लिख देता हूं। लाजपत राय, एक तो एक तरह से एक इनकी किताब कौन सी होगी, तो यंग इंडिया हो गई। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब इनकी है और अनहैप्पी इंडिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। इसी प्रकार से आर्य समाज भी एक किताब इनकी है और 1908 में इनका देश से निर्वासन कर दिया जाता है। तो देश से जब निर्वासन होते हैं तो यहां पर एक किताब लिखी है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। इस प्रकार से द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये इनकी किताब है। तो लाला जी ने किताब लिखा है, लेकिन यहां पर जो पूछा जा रहा है कि इंडिया के संत, तो जवाहरलाल नेहरू की बात अगर कर लेते हैं तो इन्होंने भी एक समाचार पत्र निकाला था, नेशनल हेराल्ड। नेशनल
हेराल्ड निकालते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नेशनल हेराल्ड। महात्मा गांधी कुल मिला के अगर साउथ अफ्रीका में है तो वो इंडियन ओपिनियन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंडियन ओपिनियन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंडियन ओपिनियन निकालते हैं। ये महात्मा गांधी का है, ये थोड़ा सा यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। ये साउथ अफ्रीका में है। ये कहां पर है? ये साउथ अफ्रीका में। लेकिन भारत में कुल मिला के कहीं ना कहीं इन्होंने नवजीवन निकाला, नवजीवन गुजराती में, नवजीवन गुजराती में। और ये ध्यान रख लेना, गांधी ने जो अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखा है ना, उसको नवजीवन में ही प्रकाशित किया था। कहीं आ जाए कि गांधी की जो आत्मकथा है, गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो इन्होंने किताब लिखी है, ये ध्यान रखिए, ये किताब लिखी है, ये मूलतः मराठी में है, सॉरी गुजराती में है। किसमें? गुजराती में। तो इन्होंने नवजीवन में ही कुल मिला के अपने, मतलब ये एक ही दिन में तो निकल नहीं जाएगी पेपर में, तो ये कई सालों तक कुल मिला के इसके एक एक अंश इस प्रकार से निकलते रहे। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर कहने के इस तरह से नवजीवन निकालते हैं। फिर उन्होंने क्या निकाला? इंग्लिश में यंग इंडिया निकाल दिया। इंग्लिश में क्या निकाल दिया? यंग इंडिया निकाल दिया। यहां पर ध्यान रख लेना, तीसरी बात, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो महादेव देसाई ने ट्रांसलेट किया है। यानी गांधी की जो आत्मकथा मूलतः है वो गुजराती में है, जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका अंग्रेजी वर्जन जो है वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, जिसका ट्रांसलेशन इन्हीं के सेक्रेटरी महादेव देसाई ने किया था। तब आ जाते हैं इसी प्रकार से हरिजन। तो ये हरिजन जो था समाचार पत्र, क्योंकि गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया, ये हरिजन जो है ये हिंदी में था। और ये हरिजन दो अंश थे इसके, एक हरिजन सेवक था और एक हरिजन बंधु था। एक कौन सा है? हरिजन बंधु। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये समाचार पत्र भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर एनी बेसेंट की बात अगर कर सकते हैं तो एनी बेसेंट की समाचार पत्र को है तो कॉमनवेल और न्यू इंडिया, कॉमनवेल और न्यू इंडिया। ध्यान रखना, एनी बेसेंट विदेशी हैं, लेकिन इन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि कहा है। भारत को अपनी क्या कहा है? मातृभूमि कहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है एनी बेसेंट ने। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो बी आंसर सही होगा। कौन सा होगा? तो यहां आंसर बी होगा। क्लियर हो रही है मेरी बातें? चलिए, तो ये देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। मेरा इसीलिए आप लोगों से कहना है कि भाई आप लोगों को जितने भी कंटेंट में परोस रहा हूं वो कंटेंट आपके काम के बहुत हैं, इसीलिए इन कंटेंटों के ऊपर दिमाग लगाते रहिएगा। बहुत सी चीजें मैं नोट कर लेता हूं कि मैं अपने बच्चों को ये सब चीजें परोसूंगा। बहुत सी चीजें मैं नोट कर लेता हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं। साइमन कमीशन को भारतीयों ने क्या संज्ञा दी है? साइमन कमीशन, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि साइमन कमीशन को क्या संज्ञा दी जा रही है। कल या परसों मैंने आपको बताया था कि 1919 के अधिनियम, यानी 1919 के भारत सरकार जो अधिनियम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, उसकी जांच करने के लिए इस प्रकार से यह कमीशन आया है। क्योंकि 1919 में प्रांतों में आपको आंशिक उत्तरदायित्व दिया गया था। इस उत्तरदायित्व की जांच करने के लिए उसमें लिखा था उस एक्ट में कि प्रति 10 वर्ष बाद एक कमीशन गठित होगा। चूंकि कमीशन 1929 में गठित होना है, लेकिन 1929 में चूंकि चुनाव पड़ रहे हैं, इसीलिए कमीशन वहां की कंजर्वेटिव सरकार 1927 में ही बना देती है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, यानी सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये 7 सदस्यीय था। इसीलिए
कुल मिला के हमने इसको श्वेत कमीशन कहा है। क्योंकि हमने इसलिए विरोध किया क्योंकि अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं कि भारत में उत्तरदायी शासन सफल है कि नहीं है, तो हमारा भी रिप्रेजेंटेशन इन 7 मेंबर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण से हमने विरोध किया है। यहां कल मैंने शायद बता दिया था किसी क्लास में कि एक तरह से दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में, ध्यान रखना, मद्रास अधिवेशन में जो कांग्रेस का अधिवेशन है, मद्रास अधिवेशन जो कांग्रेस का है, यहां पर इसके विरोध का निर्णय लिया गया। यानी साइमन कमीशन के विरोध का जो निर्णय लिया जा रहा है वो मद्रास अधिवेशन में लिया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने किया है। किसने किया है? तो डॉक्टर अंसारी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, वहां पर विरोध किया जा रहा है। दूसरी बात, अगर प्रश्न आता है कि ये साइमन कमीशन कितनी बार भारत में आया, तो 2 बार आ रहा है। ध्यान रखना, 2 बार आ रहा है। एक 3 फरवरी 1928 को आ रहा है और दूसरा अक्टूबर 1928 को आ रहा है। 2 बार कुल मिला के कमीशन भारत में आया। और इसी साइमन कमीशन ने जब 1929 में अपनी रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट कब दिया? 1929 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर, ध्यान रखना, लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं। यानी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी मेरा ये कहने का मतलब है साइमन कमीशन का महत्व इसलिए है कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनेगी। और इसी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1935 के भारत सरकार अधिनियम का जन्म होगा। और 1935 के अधिनियम का जब जन्म होगा तो यही 1935 के अधिनियम से सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो 26 जनवरी 1950 में हमारा जो संविधान है वो प्रभावित है। यानी इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो साइमन कमीशन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, क्योंकि इसी रिपोर्ट पर 35 का एक्ट बनता है और यही इसी रिपोर्ट के इसी एक्ट के आधार पर 26 जनवरी 1950 का संविधान भी होता है। इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। एक और भी नाम दिया जाता है इसे 7 मदारियों वाला कमीशन भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रश्न आता है, साइमन कमीशन का विरोध होते हुए लखनऊ में किसको लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू को भी लाठियों का सामना करना पड़ा और पंडित गोविंद बल्लभ पंत, कौन है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत को करना पड़ता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन सबसे दर्दनाक जो घटना हो रही है वो लाहौर में हो रही है। और लाहौर में आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय जो एक भीड़ का नेतृत्व करते हुए इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, लाहौर के एसपी, क्या नाम है? लाहौर के एसपी स्कॉट के इशारे पर, यानी इसके आदेश पर सैंडर्स जो डीएसपी है इसने लाठीचार्ज करा दिया। और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इतने घायल हो गए कि अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले लाला जी ने कहा भी है कि मेरे शरीर पर पड़े हुए लाठियों के एक एक प्रहार, इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, कि मेरे शरीर पर पड़े हुए लाठियों के एक एक प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। तो ये थोड़ा सा जो भी चीज मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना कि साइमन कमीशन का क्या है, कैसे क्या है, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। लाहौर षड्यंत्र केस में मारने इसको गए थे, मौके पर ये मिल गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ जाते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र का श्वास है। ये क्या लिखा है? श्वास जीवन है। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र का श्वास जीवन है, यह कथन किसका है? अच्छा क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र का श्वास जीवन है, यह कथन किसका है? जल्दी से बता दीजिए। देखिए, यहां पर अगर बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो अरविंदो घोष है। कौन है? अरविंदो घोष। इन्हीं के ऊपर चर्चा कर लिया जाए, इन्हीं के ऊपर चर्चा करना भी जरूरी है। अरविंदो घोष जिन्होंने ये बात कही है। अरविंदो घोष को ना के कहने की एक लर्नेड व्यक्ति हैं, एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि अरविंदो घोष ने आईसीएस क्वालिफाई कर लिया, यानी ये आईसीएस है। लेकिन घुड़सवारी की परीक्षा
पास ना कर पाने के कारण अंततः कुल मिला के इनको, मतलब भाई घुड़सवारी की ट्रेनिंग होगी उसमें पास नहीं हो पाए होंगे, लेकिन जो रिटन पेपर था आईसीएस का वो क्वालिफाई कर गए थे। कौन? अरविंदो घोष। और इस बात को ध्यान रखना, ये षड्यंत्र किया गया था क्योंकि अरविंदो घोष आईसीएस टॉप कर रहे थे। ये ध्यान रख लेना, अरविंदो जो घोष है वो आईसीएस टॉप कर रहे थे, इसीलिए इस प्रकार का ताना बाना इनके साथ बुना जाता है। एक लर्नेड व्यक्ति था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जैसे सावित्री, इनकी एक बहुत फेमस किताब है सावित्री, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन, ये भी इनकी किताब है। सिंथेसिस ऑफ योगा, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ योगा, सिंथेसिस ऑफ योगा, ये भी इनकी किताब है। इसी प्रकार से देखिए जितनी भी चीजें हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। एसेस ऑफ गीता, ये भी इनकी किताब है। एसेस, सॉरी, एसेस, एसेस ऑफ गीता, एसेस ऑफ गीता, ये भी इनकी किताब है। तो ये ध्यान रखना, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ योगा और एसेस ऑफ गीता, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना करने के लिए अरविंदो घोष की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की, उदारवादी नीतियों की, कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना करने के कारण, आलोचना करने के लिए वो एक आर्टिकल लिखा करते थे, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये एक आर्टिकल लिखा करते थे। कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना करने के लिए वो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक शीर्षक से एक आर्टिकल लिखा करते थे। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इन्होंने एक क्रांतिकारी पत्रिका भी निकाली है। क्रांतिकारी पत्रिका जो इनकी है वो है वंदे मातरम। कौन सी है? वंदे मातरम। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अरविंदो घोष पर ही हमारी विषय पर चर्चा हो रही है। अरविंदो घोष की बात अगर करें, पानी पी यार। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना करने के कारण न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से इन्होंने किताब भी लिखा, अरे आर्टिकल लिखा करते थे। मैं अरविंद घोष की इसलिए बात कर रहा हूं कि अरविंद घोष, ये ध्यान रखना, अलीपुर षड्यंत्र केस में फंस गए थे। अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस में ये फंस गए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1908-9 जो भी लिख लीजिएगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर बम कांड जो हो रहा है, खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो कहीं कहीं एक प्रकार से किंग्सफोर्ड के ऊपर बम मारते हैं, बच जाता है वो, उसके बाद चारों तरफ धरपकड़ जब होती है तो अलीपुर में बम बनाने का एक कारखाना मिलता है और वहां पर एक तरह से 34 लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। यानी कलकत्ता के पास मणिक तल्ला में, एक क्वेश्चन पूरा समझ लीजिए, कलकत्ता के पास मणिक तल्ला में एक अवैध शस्त्रों का कारखाना पकड़ा गया जिसमें 34 लोग पकड़े जाते हैं। उसमें अरविंद घोष भी हैं। इन सभी को अलीपुर जेल में बंद किया जाता है और अलीपुर के कोर्ट में ही, अदालत में यह मामला चलता है, इसीलिए इसे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। इसमें अरविंदो घोष भी फंसे हुए हैं और अरविंदो घोष का जो बचाव किया था, अरविंदो घोष को जो इसमें बचाव किया था उनका नाम था CR दास। यानी CR दास के बचाव करने के कारण ही अरविंदो घोष जेल से मुक्त हो पाए थे। इस बात को ध्यान रख लेना। और उसके पश्चात अरविंदो घोष अब राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेते हैं और इन्होंने पांडिचेरी में, कहां पर? पांडिचेरी में ऑरविले आश्रम की स्थापना किया है। ऑरविले आश्रम की स्थापना की।
यानी एक प्रकार से जेल से मुक्त होने के पश्चात उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया। यहां पर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं और भी हम लोग पढ़ सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम है बिपिन चंद्र पाल। और बिपिन चंद्र पाल भी बंगाल के एक बहुत उग्रवादी नेता थे, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इनकी एक किताब है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विपिन चंद्र पाल की। और विपिन चंद्र पाल की एक फेमस किताब है द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया। ये किताब आ चुकी है कई बार। तो द सोल ऑफ इंडिया बिपिन चंद्र पाल की किताब है, लेकिन इसमें ध्यान रखना अरविंदो घोष को ही हम लोगों को टारगेट करना था, तो यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लिया जाए। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 में जो बटलर कमेटी है उसका क्या उद्देश्य है, जल्दी से बता दीजिए। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना। बिल्कुल, भारत सरकार और ब्रिटिश भारत भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि भारत में दो भारत हुआ करते थे अंग्रेजी शासनकाल में, एक ब्रिटिश भारत था और दूसरा 565 देशी रियासतें हुआ करती थी। तो ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के बीच के संबंधों को सामंजस्य के साथ, समन्वय के साथ आगे बढ़ाया जाए, इस प्रकार के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हर्बर्ट बटलर, कहीं ना कहीं इसका नाम है हरकोट बटलर, हर्बर्ट नहीं हरकोट बटलर को कुल मिला के कहीं कहीं हरकोट बटलर की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया जाता है, जो कहीं ना कहीं देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत के बीच में संबंधों के सुधार के लिए सुझाव देता है। क्लियर है? इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इस तरीके से इसके दो मेंबर और हुआ करते थे, यानी कि इस हरकोट बटलर तो इस समिति के अध्यक्ष थे। अब यहां पूछेगा कि दो मेंबर भी कौन कौन से हैं, तो वो थोड़ा सा कहने की बटलर्स कमेटी में पूछा जा सकता है, और वो है सियरल होल्ड्सवर्थ, सियरल होल्ड्सवर्थ, नाम अजीब टाइप के है ना। तो एक जो है इस बटलर कमेटी में अध्यक्ष तो कुल ना के हरकोट बटलर थे, लेकिन सियरल होल्ड्सवर्थ इसके एक मेंबर थे, और दूसरे मेंबर थे सिडनी पील। दूसरे मेंबर कौन थे? सिडनी पील, ठीक है। और सिडनी पील है, इस प्रकार से क्या नाम है? सिडनी पील, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये हरकोट बटलर ने क्या किया था कि 29 देशी रियासतों, यानी राज्य लिख देता हूं, 29 राज्यों का दौरा किया, और दौरा करने के पश्चात 1929 में ब्रिटिश भारत को, यानी ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। तो 1929 में अपनी ये रिपोर्ट दे रहा है। तो ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि बटलर कमेटी के कौन मेंबर थे, तो सियरल होल्ड्सवर्थ थे, होल्ड्सवर्थ थे, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर इतनी बातें आप लोगों को मालूम हो गई। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर जिस दल का गठन हुआ उसका क्या नाम था? तो बिल्कुल 1934 में जिस दल का गठन हो रहा है इसका नाम है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। क्या नाम है? तो कांग्रेस, यानी एक प्रकार से कांग्रेस के अंदर ही रहते हुए समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले जो लोग थे उनको कांग्रेस समाजवादी पार्टी कहा जाता है। और इसमें 1934 में पटना में, ध्यान रखना, पटना में आचार्य नरेंद्र देव, सभी समाजवादी लोग जुड़े, आचार्य नरेंद्र देव इनको अध्यक्ष बनाया गया। आचार्य नरेंद्र देव क्या बनते हैं? इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनते हैं, और इसके जो महासचिव बने, ये जो महासचिव बने वो जेपी बने। कौन बने? जेपी बने। इसमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें और भी लोगों का नाम आता है, यानी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा रोल कब था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में था। तो इसमें कुल मिला के कहीं ना कहीं अशोक मेहता का भी नाम आता है, अशोक मेहता का भी नाम आता है। इसी प्रकार से अच्युत पटवर्धन का भी नाम आता है। ये सब समाजवादी नेता थे। अच्युत पटवर्धन का भी नाम आता है। इसमें मीनू मसानी का भी नाम आता है, मीनू मसानी। तो इस तरीके से सभी लोगों ने मिलकर इस तरीके से कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में किया है। ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी को नैतिक समर्थन, यानी एक तरह से पूछेगा नैतिक समर्थन
तो नैतिक समर्थन जो मिला है वो दो कांग्रेस के अंदर के दिग्गजों का मिला है, एक सुभाष चंद्र बोस का मिला है और दूसरा जवाहरलाल नेहरू का मिला है। यानी इन लोगों को कुल मिला के इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी का एक तरह से कुल मिला के आशीर्वाद प्राप्त था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा जो रोल था वो भारत छोड़ो आंदोलन में था। कहां पर था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में इन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्लियर है? यहां पर फिर एक बात कर सकते हैं कि जहां पर जेपी की बात है, जयप्रकाश नारायण की बात है, तो इन्होंने जो किताब लिखी है समाजवाद ही क्यों, समाजवाद ही क्यों, यानी व्हाई सोशलिज्म। और कहीं न कहीं एक प्रकार से आचार्य नरेंद्र देव की भी एक किताब है, और आचार्य नरेंद्र देव जो लिख रहे हैं, आचार्य नरेंद्र देव जो लिख रहे हैं, आचार्य नरेंद्र देव वो लिख रहे हैं समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन, समाजवाद और इस प्रकार से समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन, समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस तरीके से ध्यान रखना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का भी कहीं कि देश के इतिहास में बहुत बड़ा रोल रहा है, यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो 31 का डी आंसर होगा। और आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर क्या कहता है, इसको देखा जाए, दीन बंधु मित्रा। तो यहां पर दीन बंधु मित्रा, अच्छा क्वेश्चन है। दीन बंधु मित्रा की बात हो रही है, तो दीन बंधु मित्रा के नाटक नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसके ऊपर अत्याचारों का वर्णन किया गया है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर ध्यान रख लेना, यह तो बात बताने की जरूरत नहीं है कि नील की खेती करने वालों पर, नील की खेती करने वाले पर। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, उसको भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, और उसके विषय में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें तो आप लोगों को क्लियर चीजें आ जाएंगी। देखिए, यहां पर अगर नील आंदोलन सबसे पहले जो देखने को मिल रहा है, नील आंदोलन जो सबसे पहले देखने को मिल रहा है वो 1859-60 में देखने को मिल रहा है। 1859-60 में नील आंदोलन सबसे पहले यही देखने को मिला, और ये बंगाल के गोविंदपुर गांव, गोविंदपुर, बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव, नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में दो भाई हैं, दिगंबर विश्वास और प्लस विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो पहले एक तरह से नील कर्मचारी थे, लेकिन इन लोगों को लगा कि नहीं, यहां पर बड़े पैमाने पर किसानों के ऊपर भयानक अत्याचार हो रहा है, इसीलिए इन लोगों ने आंदोलन किया। इनके आंदोलन में ताकत क्यों थी? क्योंकि ये ध्यान रखना, इस नील आंदोलन के विषय में कहा जाता है कि यह आंदोलन 1857 की तुलना में, 1857 की तुलना में ज्यादा संगठित, ज्यादा अनुशासित और अहिंसक था। यानी 1857 की तुलना में जो कहीं न कहीं नील आंदोलन बंगाल में चल रहा है 1859 में, वो कहीं न कहीं ज्यादा संगठित है, ज्यादा अनुशासित है और ज्यादा अहिंसक है। इसलिए सरकार को कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि इस आंदोलन को दबाया जा सके। भाई हिंसा हुई नहीं थी। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने कह दिया, सभी बंगाल के नादिया जिले के जितने भी नील पैदा करने वाले किसान थे, कि उन्होंने कहा कि हम नील पैदा ही नहीं करेंगे। अब जब सभी लोग सामूहिक रूप से एक साथ खड़े हो गए कि नील हम पैदा नहीं करेंगे, तो जो नील बागान मालिक जो अंग्रेज थे, भाई 10 लोग नहीं पैदा करते तो उनको मारते। पूरा का पूरा जो तबका था नील पैदा करने वाला किसानों का, वो सब संगठित हो गया। इसीलिए सरकार को यहां झुकना पड़ता है। और यहां पर ध्यान रखना, इस तरह से इंडिगो कमीशन गठित किया गया, इंडिगो कमीशन। और इंडिगो कमीशन को जब गठित किया जाता है तो किसकी अध्यक्षता में? तो सीटोन कार की अध्यक्षता में, सीटोन कार की अध्यक्षता में कुल मिला के इंडिगो कमीशन गठित किया जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और जब कहीं ना कहीं तो इंडिगो कमीशन में जब सीटोन कार की रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट जो है
1860 में आई। तो इसमें क्या कहा जाता है, क्योंकि यहां पर नील जो है कहां भेजी जा रही है, तो नील के बक्से इंग्लैंड भेजे जा रहे हैं। तो सिटोन कार की जो रिपोर्ट है, जो इंडिगो कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें क्या कहा गया है उसकी बात सुनना जरूरी है कि मानव रक्त से सने बिना, मानव रक्त से सने बिना, ये थोड़ा सा कोरोना की चीजें हम लोगों को पढ़ेंगे तभी मालूम पड़ पाएगा कि मानव रक्त से सने बिना नील का एक भी बक्सा, नील का एक भी बक्सा इंग्लैंड नहीं पहुंचता था। आप समझ सकते हैं कि कितना पहुंचता था, कितना दर्द और पीड़ा इस रिपोर्ट में है। यानी किसानों के ऊपर कितना भयावह जुल्म हो रहा है कि स्वयं एक अंग्रेज कमीशन है जिसका अध्यक्ष सिटोन कार है, वो कह रहा है कि मानव रक्त से सने बिना नील का एक भी बक्सा इंग्लैंड नहीं पहुंचता था। इसका मतलब है कि किसान लोग इतने ज्यादा प्रताड़ित होते थे कि अंततः उनको अपने प्राण भी त्यागने पड़ जाते थे। इस प्रकार से कहीं ना कहीं इस इंडिगो कमीशन की रिपोर्ट यह आई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि अब किसानों को नील पैदा करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? विवश नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रख लेना। देखिए बेटा, मैं आप लोगों से एक बात कहूं ना, जब मैं आप लोगों के साथ इतनी मेहनत करता हूं, इतना कंटेंट आप लोगों को देता हूं, इतना तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि कंटेंट सर सबसे ज्यादा प्रयास करता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सबसे सुपर हूं, ये तो कहना गलत हो जाएगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो मेरे पास है वो आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये मेरी कुलना के प्रयास रहता है। तो आप लोगों से बस यही रहता है कि जब मैं अपने क्लास को देखता हूं तो 100, 150, 200 व्यूज ही रहते हैं, तब मुझे लगता है कि मैं इतना कंटेंट परोसता हूं फिर भी, और मुझे ये लगता है कि जो मेरे कंटेंट हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन फिर भी 100, 150, 200, 400, बस इससे ज़्यादा नहीं, 500, उससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं अपनी ही कमी मानता हूं कि मैं कहीं स्वयं गलत हूं, स्वयं कमी है, और इसीलिए फिर मुझे लगता है कि मुझे वो काम क्यों करना चाहिए जो मेरे बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं सही बताऊं, क्योंकि इतना ढूंढ के मैं कंटेंट तैयार करके आप लोगों के पास लाता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को ये चीज़ें मिलें, लेकिन मेरा बच्चा लगता है कि मुझसे किसी ना किसी कारण से खफा है या संतुष्ट नहीं है। ये भी हो सकता है क्योंकि या तो आप लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। जो भी रहा हो, मैं अब किसी के ऊपर क्या आरोप लगाऊं, मैं अपने ऊपर ही आरोप लगाऊंगा कि मुझे लगता है कि जो मुझे बच्चे को देना चाहिए या मैं संतुष्ट करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन हकीकत बताऊं बेटा, YouTube के इतिहास में आप मेरे कंटेंट को एक बार देख लीजिएगा, अपने आप मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं क्या कहूं और क्या नहीं कहूं, दुखी होकर लिख रहा हूं। इंडिगो कमीशन ये कहीं ये स्टेटमेंट आ जाए, मानव रक्त से सने बिना नील का एक भी बक्सा इंग्लैंड नहीं पहुंचता था। किस रिपोर्ट की बात है? तो इंडिगो कमीशन की बात है। यहां पर कहीं न कहीं कमीशन ने कहा कि नील पैदा करने वालों को, जो किसान है, उनको नील पैदा करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो 1860 तक, यहां ध्यान रखना, 1860 तक ये जितने भी नील बागान मालिक थे वो कुल मिला के अपने को पैक करने लग गए। आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि चीजें बताना चाह रहा हूं इसलिए क्योंकि ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा है। तो मान लीजिए कि यहां पर जो है अब ये नील बागान मालिक थे, अब ये 1860 में अपने को पैक कर रहे हैं। तो 1860 में पैक कर रहे हैं, तो अब ये कहां जाएंगे? तो फिर ये चंपारण की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? ये चंपारण की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये नील बागान मालिक अब यहां से उठेंगे तो चंपारण में जाएंगे। तब 1917 में फिर यहां पर नील आंदोलन होगा। तो यहां पर ध्यान रखना, इस तरह से किसानों की एकजुटता के कारण ये नील आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसमें एक दो बातें और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईसाई मिशन, क्योंकि बंगाल में ईसाई मिशनरियां बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं, तो ईसाई मिशनरियों ने भी
मिशनरियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। यानी इस आंदोलन का क्या किया था? समर्थन। क्योंकि ईसाई मिशनरियां कहां काम कर रही हैं? तो आम लोगों के बीच में काम कर रही हैं, किसानों के बीच में काम कर रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो किसान जब त्राहिमाम करते थे तो ईसाई मिशनरियों को भी दुख होता था कि इन्होंने भी समर्थन किया इस आंदोलन का। इसके बाद बंगाल के बुद्धिजीवियों ने भी साथ दिया है। बंगाल के जो बुद्धिजीवी हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि दीनबंधु मित्रा का नाटक नील दर्पण, इसी प्रकार से हिंदू पैट्रियाट के संपादक हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी ने भी बढ़ चढ़कर कुल मिला के कहीं न कहीं इस आंदोलन का समर्थन किया और अपने समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन को फ्रंट पर लाने का प्रयास किया है। यह भी थोड़ा सा कहीं न कहीं प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पर हिंदुस्तान का जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग, वो भी घबरा गया था और लॉर्ड कैनिंग कहता है कि मुझे 1857 के विद्रोह की तुलना में नील विद्रोह की ज्यादा चिंता थी। यानी यहां पर लॉर्ड कैनिंग जो कुल मिला के कहने की भारत के गवर्नर जनरल अभी हैं, यानी अब तो वायसराय बन गए हैं, वो कहते हैं कि 1857 के विद्रोह की तुलना में मुझे नील विद्रोह की ज्यादा चिंता थी। और कुल मिला के वो कहते हैं कि मैं एक सप्ताह से सो नहीं पाया इस विद्रोह के कारण। तो इतनी बातें अगर हम एक एक टॉपिक के ऊपर पूरी जाने जाएंगे तो आप खुद ही बताइए कि हमारा क्या कुल मिला के सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे पीजीटी टीजीटी हो, बीपीसी 4.0, कोई भी कुल मिला के एग्जाम क्यों ना हो, जब पढ़ाई हमारी इस तरह से होगी, जब हमारे पास मेंटर हमारा जबरदस्त होगा, तो हमारा सिलेक्शन तो स्वाभाविक है महाराज, क्यों नहीं हो सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा मुझे अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो क्लास में कंटिन्यू भी करता रहूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर सी ऑप्शन होगा, सी होगा, नील की खेती करने वालों पर यह नाटक लिखा जा रहा, सी ऑप्शन, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर फिर एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, उसको भी देख लिया जाए। और वो क्वेश्चन क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से निकले थे। तो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कल ही हमारी आपकी बात हुई थी और बड़ी लंबी चर्चा हम लोगों की बात कल सुभाष बाबू के ऊपर हुई है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीजें मैं आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं। देखिए, मैंने कल सुभाष बाबू पर इतनी चर्चा कर लिया था कि 1920 में ये आईसीएस को क्वालिफाई कर ले गए थे, लेकिन अंततः कि इन्होंने आईसीएस को ज्वाइन नहीं किया। बंबई में पहली मुलाकात, जब भारत आते हैं तो बंबई में पहली मुलाकात ये गांधी के साथ करते हैं, लेकिन गांधी को लगा कि ये बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है, तो गांधी को ना कि एक विद्वान व्यक्ति के पास भेजते हैं, सीआर दास के पास। और सुभाष सीआर दास से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि सीआर दास को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। क्या बना लिया? राजनीतिक गुरु बना लिया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 1938 और 39 का मामला आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1938 में ये हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं। कल मैंने क्लास में डिटेल में बता दिया था। और 1939 में जब त्रिपुरी संकट होता है तो उसमें कुल मिला के गांधी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर देते हैं और फिर अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उदारवादियों की कुटिल राजनीति के कारण अंततः इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और बाकी समय के लिए फिर राजेंद्र बाबू को अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर इसके बाद जब इनको अलग कर दिया जाता है तो 1939 में या 40 में, डेट देख लीजिएगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। अब ये बेचारे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से निकाल दिए गए, अलग हो जाते हैं। यहां पर 1941 डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं मूल विषय पर आना चाहता हूं। आपने हॉलवेल का नाम सुना होगा, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी से रिलेटेड था। उसकी स्टैच्यू कलकत्ता के मुख्य चौराहे पर लगी हुई है। सुभाष चंद्र बोस अपने फॉरवर्ड ब्लॉक के वॉलंटियर के साथ मिलकर कुल मिला के इस स्टैच्यू को हटाना चाहते हैं और इसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अंततः कुल मिला के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ समय वो कहीं ना कहीं जेल में रखे गए, बाद में उनको घर में नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस एक तरीके से घर में नजरबंद होकर रहने वाला व्यक्ति नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो जब घर में नजरबंद नहीं होंगे तो ये 17 जनवरी 1941 को घर से निकलते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि ये किस नाम से यहां से निकलेंगे, क्योंकि उनके घर के चारों तरफ पहरा है। तो इन्होंने अपने भतीजे को जगा रखा है कि देखो, और बड़े परिवार के परमिशन से निकलते हैं। बड़ा दुख का माहौल, बड़ा गम का माहौल रहा होगा।
ये बात आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति 17 जनवरी 1941 को घर त्यागेगा, उसके जीवन में अब वापसी नहीं लिखी है। ये बात सब जान रहे हैं। भाई भी रो रहा है, भतीजे भी रो रहे हैं, भतीजी भी रो रही है, रात भर भतीजे भतीजी को समझा रहे हैं। कभी मैं उस टॉपिक को लाऊंगा ना तो आपके आंखों के आंसू से कुल मिला के कहने की मतलब इतने आंसू निकलेंगे कि आप स्वयं गमगीन हो जाओगे। आप बताइए कि खुद ही सोचिए कि कोई कहे कि मैं अपने घर से जा रहा हूं देश की आजादी के लिए और पता नहीं लौटना संभव नहीं हो, उस परिवार के हालात क्या रहे होंगे। आप खुद सोचिए। और नहीं लौट पाए, वो लौट भी नहीं पाए। मतलब ये आप देखिए कि देश को आजाद हम लोगों ने किस तरह से किया है और फिर भी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, फिर भी हम उसके बारे में सोच नहीं पाते हैं। ये मेरी समझ में नहीं आ पाता है। अब यहां पर 17 जनवरी 1941 को निकलेंगे ना, मैं बार बार कभी कभी कहता रहता हूं कि ये जो है जो यात्रा है ना, वो भगवान बुद्ध की यात्रा से मैं इसकी तुलना कर देता हूं। भगवान बुद्ध भी 4 दृश्य देखने के बाद दुखी हो गए और 4 दृश्य देखने के बाद जब भगवान दुखी हो गए, क्योंकि आप देखिए कि भगवान बुद्ध भी अपने सारथी चाण के साथ जब नगर भ्रमण करने के लिए गए और 4 दृश्य वो देखते हैं, एक वृद्ध को, एक रोगी को, एक मृतक को और फिर सन्यासी को देखते हैं, तो चौथे दृश्य को देखने के पश्चात वो प्रभावित हो गए और अंततः 29 वर्ष की अवस्था में बिना किसी को बताए अपने घर से कुल मिला के कहीं न कहीं गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग की इस घटना को भारत के इतिहास में कुल मिला के कहीं न कहीं महाभिनिष्क्रमण, बौद्ध इतिहास में महाभिनिष्क्रमण है। यहां पर भी तो ये व्यक्ति दुखी है, आखिर घर क्यों छोड़ रहा है, आखिर सुभाष घर क्यों छोड़ रहे हैं। इस देश के कुल मिला के कहीं न कहीं गुलामी को देखने से वो भी तो व्यक्ति दुखी है। और देश की गुलामी को देखने के पश्चात देखा कि लोगों के हालत बदहाल है, ब्रिटिश सरकार क्रूरता कर रही है, अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, शोषण कर रही है, तो इसके कारण से कहीं न कहीं एक प्रकार से सुभाष भी दुखी हो गए और 17 जनवरी 1941 को इस तरीके से वो भी एक भारत की आजादी के लिए या भारत के लिए संघर्ष करने के लिए वो एक तरह से एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश को आजाद कराने के लिए एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि बुद्ध की यात्रा और सुभाष की यात्रा में कोई भी अंतर नहीं है। बुद्ध बिल्कुल कुल मिला के समाज सुधार के लिए निकल रहे हैं, धर्म सुधार के लिए निकल रहे हैं, बुद्ध व्यवहारिक कुल मिला के सुधारक के रूप में निकल रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से देश जब गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है तो सुभाष भी देश की आजादी के लिए कुल मिला के अपने प्राणों की आहुति देने के लिए एक नई यात्रा पर निकल पड़े। तो यहां पर इस बात को थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते हैं तो 17 जनवरी 1941 को निकले तो किस रूप में निकले, तो एक ट्रेवल्स एजेंट के रूप में निकलते हैं। ट्रेवल्स एजेंट, कहीं कहीं इंस्पेक्टर भी आता है, कहीं कहीं इंस्पेक्टर भी आता है, इसके रूप में निकले। और इनका नाम क्या रखा गया है, क्योंकि ये कई दिनों से घर से नहीं निकलने, दाढ़ी बढ़ाई, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो एक पठान का वेश धारण करते हैं जिसका नाम है जियाउद्दीन। तो वो एक पठान का वेश धारण करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, जियाउद्दीन नामक पठान का वेश धारण करते हुए इस तरीके से उसी प्रकार के कुल मिला के पठानी कुर्ता पाजामा पहनकर वो वेश धारण करके कुल मिला के घर से आज निकलेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और इनके साथ जो जा रहे हैं, इनके साथ जो निकलेंगे वो है मियां अकबर शाह। मियां अकबर शाह पेशावर से कुल मिला के इसीलिए बुलाए भी गए हैं, एक मीटिंग के बहाने से, फॉरवर्ड ब्लॉक की मीटिंग के बहाने से मियां अकबर शाह को बुलाया गया। मियां अकबर शाह, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, मियां अकबर शाह को बुलाया जाता है जो पेशावर से, वो एक मीटिंग के बहाने आए हैं और जियाउद्दीन के साथ कुल मिला के मियां अकबर शाह निकल पड़े। तो यहां पर कलकत्ता से यात्रा निकलती है, फ्रंटियर मेल है, पहले कार से लोग जो है कुल मिला के छोटे से स्टेशन पर पहुंचे, वहां से कलकत्ता, और कलकत्ता से इस प्रकार से दिल्ली की यात्रा होती है। दिल्ली की यात्रा से फिर कहां होती है, पेशावर की यात्रा होती है। पेशावर से यात्रा होगी तो कहां होगी, तो पेशावर से जो यात्रा होगी वो काबुल की होगी। काबुल से यात्रा कहां पर होगी, तो मास्को होगी। मास्को से ये यात्रा कहां हो रही है, तो मास्को से ऑस्ट्रिया की यात्रा हो रही है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके बाद ये जर्मनी की यात्रा पर निकल रहे हैं। जर्मनी, क्या गजब की यात्रा है। कलकत्ता से कुल मिला के ध्यान रखना, जियाउद्दीन मियां अकबर शाह के साथ निकले, फ्रंटियर मेल से निकलते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, पेशावर निकलते हैं। और पेशावर में मियां अकबर शाह अपने को रोक लेते हैं, क्योंकि अब दूसरा कुल मिला के इनके साथ है और दूसरा व्यक्ति जो उनके साथ जा रहा है उसका नाम है भगत राम तलवार।
भगत राम तलवार कोलना के अब दूसरे इनके गाइड हैं। इस प्रकार से भगत राम तलवार के साथ आगे बढ़े, काबुल पहुंचे, लेकिन अब जियाउद्दीन से काम नहीं बनेगा क्योंकि अब यूरोप की तरफ जाना है। तो यहां पर ध्यान रखना, इस तरह से मॉस्को में कोलना के एक नया व्यवस्था स्थापित की जाती है और इन्होंने एक छद्म नाम धारण किया, ऑरलैंडो मैसोटा। ऑरलैंडो मैसोटा या मेजोटा जो भी है, ऑरलैंडो मैसोटा का नाम, यानी ईसाई बन रहे हैं और यहां से ईसाई बनकर मॉस्को से कोलना के कहीं न कहीं एक प्रकार से इनको वीजा मिला, पासपोर्ट मिला और उसके पश्चात ये यूरोप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और यूरोप में कोलना के कहीं न कहीं मॉस्को से कहां गए, ईसाई बनकर ऑस्ट्रिया कुछ समय के लिए रहे, क्योंकि ऑस्ट्रिया में कौन रहती है, एमिली शेंकल रहती है। तथा ये पत्नी को भी बता रहे हैं कि मैं जिस यात्रा पर जा रहा हूं वो यात्रा अब पता नहीं मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। महाराज, इस देश की आजादी के लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। भाई को छोड़ रहे हैं, भतीजे भतीजी को छोड़ रहे हैं, आज पत्नी से मुलाकात हो रही है, एमिली शेंकल से मुलाकात थी, उसको भी समझाया होगा। और अंततः इस प्रकार से जर्मनी पहुंच गए और जब जर्मनी पहुंच जाते हैं तो जर्मनी में हिटलर के राइट हैंड, इस बात को ध्यान रखना, जर्मनी में किसने स्वागत किया है, तो हिटलर के राइट हैंड रोबेनट्रॉप ने स्वागत किया है। किसने स्वागत किया है, तो रोबेनट्रॉप ने, यानी हिटलर के राइट हैंड रोबेनट्रॉप ने उनका स्वागत किया। हिटलर से मुलाकात होती है और आप को यहां बता देना चाहता हूं कि हिटलर ने एक किताब लिखी थी और हिटलर ने एक किताब लिखी थी मीन कैंप, और मीन कैंप में हिटलर ने बड़ी अभद्रता का प्रयोग भारतीयों के लिए किया था। मीन कैंप में सुभाष बाबू ने कहा आप ऐसा मत लिखें, भारतीय ऐसे नहीं होते हैं। हिटलर ने उनकी बात का सम्मान किया और अंततः उस आगे वाले जब संस्करण आएगा मीन कैंप का तो वहां से बातें निकाल दी गई। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां पर रहने के पश्चात हिटलर ने 10,000 युद्ध बंदी जो भारतीय थे, ये वही भारतीय थे, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा है। आप देख लीजिए सेकंड वर्ल्ड वार का दौर है और हिटलर ने जो कुछ 10,000 भारतीय अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, जर्मनी से लड़ रहे थे, उनको पकड़ रखा था, सुभाष बाबू को दिया। और सुभाष बाबू को जब दिया जाता है तो सुभाष बाबू ने उन्हीं 10,000 युद्ध बंदियों के साथ 10,000 ये जो युद्ध बंदी थे इनको पकड़ा और सुभाष बाबू को जब हैंडओवर किया गया, सुभाष बाबू ने समझाया, तो यहां पर इन्हीं 10,000 लोगों के साथ एक सैन्य दल का जर्मनी में गठन होता है जिसको फ्री इंडियन लीजन कहा जाता है। फ्री इंडियन लीजन, तो फ्री इंडियन लीजन का गठन होता है, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यहीं पर जर्मनी में सुभाष बाबू ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, तो यहां फ्री इंडिया सेंटर की भी स्थापना हो रही है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो फ्री इंडियन लीजन का गठन होगा जो सैन्य दल है, फ्री इंडिया सेंटर की भी स्थापना जर्मनी के बर्लिन में हो रही है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यहीं पर इस 10,000 युद्धबंदी जो सैन्य दल है, जो सैनिक लोग हैं, इन्होंने अंततः सुभाष बाबू को नेताजी के नाम से संबोधित किया। यानी जर्मनी की धरती पर ही सुभाष बाबू को नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, हम 26 जनवरी 1942 में आना चाहते हैं। 26 जनवरी की बात क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, इसीलिए सुभाष बाबू आज जर्मनी की धरती पर हैं। 26 जनवरी 1942 को इस प्रकार से लेफ्टिनेंट किरपे को निर्देशन में, लेफ्टिनेंट किरपे के निर्देशन में, लेफ्टिनेंट किरपे के निर्देशन में 26 जनवरी 1942 लिख लीजिएगा। 1942 26 जनवरी 1942 को कहीं न कहीं लेफ्टिनेंट किरपे के निर्देशन में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति, यानी राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठा की शपथ ली गई, निष्ठा की शपथ ली गई और देश की आजादी के संघर्ष के लिए भी शपथ लिया गया। यानी जर्मनी की धरती पर 26 जनवरी 1942 को जो इनका लेफ्टिनेंट सैन्य दल है, तो उसमें सैनिक होंगे, अधिकारी होंगे, तो सैन्य दल में एक लेफ्टिनेंट किरपे थे, उनके निर्देशन में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति शपथ ली जाती है और इस तरीके से कुल मिला के देश की आजादी के लिए संघर्ष की शपथ ली जाती है। आप कह सकते हो सर झंडा कौन सा था? झंडा वही तिरंगा था, यानी तिरंगा झंडा
झंडा ही था, क्योंकि भारत के तिरंगा झंडा जिसमें केसरिया है, बीच में सफेद है, नीचे हरा है, लेकिन उस समय के तिरंगे झंडे में क्या रहता था? तो कुल मिला के कहीं न कहीं गांधी जी का क्या रहेगा बताइए, जल्दी से बताइए। क्या कुल मिला के कहीं न कहीं गांधी जी चरखा चलाते थे ना, तो चरखे का निशान है। अभी अशोक चक्र नहीं आएगा, चरखा, उसी झंडे को यहां फहराया गया, लेकिन थोड़ा सा गांधी सुभाष बाबू ने भी चेंज कर दिया है, तिरंगा वही है, चरखा हटा दिया गया। फिर उस चरखे की जगह क्या है? उछलता हुआ सिंह है, उछलता हुआ शेर। इस प्रकार से उछलते हुए शेर को कुल मिला के वहां डिनोट करते हुए इस तिरंगे झंडे को फहराया जाता है। इस तरह से जर्मनी में सुभाष बाबू तहलका मचा रहे हैं। जर्मनी में हिटलर से मुलाकात होती है। हिटलर एक बात कहता है कि मैं आपके देश की आजादी में आपको कैसे मदद कर सकता हूं, मैं बहुत दूर हूं, अगर आप वास्तव में मदद चाहते हैं तो मेरे कहने से आप कहीं न कहीं जापान चले जाइए। और इस प्रकार से हिटलर के आश्वासन कर देने पर कि हम भी मदद करेंगे, सुभाष चंद्र बोस इस प्रकार से अंडरग्राउंड समुद्र से होते हुए ब्रिटिश कुल मिला के नौसेना से छुपते हुए जापान पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहीं तक बात रखूंगा, क्योंकि जापान का इतिहास तो अलग है। यहां पर कुल मिला के 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस कुल मिला के निकल गए। मेरी क्लासेस कैसी लगती है जरूर बताइए। मैं एक बार फिर मैंने कहा, इस दुख को मैं शेयर कर रहा हूं कि मेरी क्लास के कंटेंट अपने आप में अद्भुत हैं, लेकिन फिर भी ना व्यूज बढ़ते हैं, ना वॉचिंग बढ़ती है, और ना ही कुल मिला के कहीं सब्सक्राइब बढ़ते हैं। निश्चित रूप से मुझ में कुछ कमी है। जब तक मैं दम है तब तक कुछ ना कुछ तो आप लोगों को देता रहूंगा। बाकी ऊपर वाला जाने, कुछ ना कुछ मुझ में ही कमी होगी। आगे मैं क्या कहूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।